मैं तो इस बात का पक्षधर हूं कि भारत में अब समय आ गया है कि एक समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। एक से ज्यादा शादी क्यों करे कोई? एक देश में दो विधान क्यों चलेगी? एक ही होना चाहिए। और मध्य प्रदेश में भी मैं कमेटी बना रहा हूं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर बड़ा ऐलान तो कर दिया, लेकिन उनके इस ऐलान के बाद कॉमन सिविल कोड को लेकर सियासत गर्मा गई है। मंत्री से लेकर विधायक तक मुख्यमंत्री के समर्थन में उतर आए हैं। सीएम शिवराज का कॉमन सिविल कोड को लेकर ये बयान तब आया है जब अगले साल प्रदेश में चुनाव होना है। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या समान नागरिक संहिता का मसला 2023 के लिए सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। हालांकि बीजेपी इसे तुष्टीकरण के खिलाफ और जनसंख्या नियंत्रण के लिए जरूरी बता रही है। बीजेपी ने तो इस पर पीसीसी चीफ कमलनाथ से भी उनकी स्पष्ट राय मांगी है। अब वक्त आ गया है जब एक विधान और एक संविधान और एक राष्ट्र के साथ में हम आगे बढ़ें। ये तुष्टीकरण की राजनीति ने देश को बहुत नुकसान किया है। मैं तो आदरणीय कमलनाथ जी से भी निवेदन करूंगा कि उनको भी समान नागरिक संहिता पर अपनी राय को स्पष्ट रूप से जनता के सामने रखना चाहिए। समान नागरिक कानून के लिए आवश्यक है हम दो हमारे दो, ये नारा इंदिरा गांधी ने लगाया था। तो समान नागरिक कानून संहिता जब लागू हो जाएगा तो मैं समझता हूं कि आबादी पर नियंत्रण भी हो जाएगा और सब नागरिकों में ये भावना पैदा हो जाएगी कि हम सब हिंदुस्तान के नागरिक हैं और हम सब पर एक कानून है। बीजेपी देश भर में 2023 और 2024 के चुनाव को देखते हुए राष्ट्रवाद के एजेंडे पर फोकस कर रही है। गुजरात और उत्तराखंड के बाद मध्य प्रदेश में इसका ऐलान होना ये बताता है कि एमपी में भी विधानसभा चुनाव राष्ट्रवाद के एजेंडे पर लड़ा जाएगा। वहीं कांग्रेस इसे ध्रुवीकरण से चुनाव जीतने का स्टंट करार दे रही है। केवल जुमलेबाजी और चुनावी स्टंट है, इसके अलावा और कुछ नहीं है और सत्यापन से परे है, सच्चाई से बहुत दूर है। इसलिए दूर है कि मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ट्राइबल का जो कानून है उसके लिए क्या करेंगे? ट्राइबल का अलग कानून है। नॉर्थ ईस्ट में जो अलग कानून चल रहा है उसका क्या करेंगे? ऐसे बहुत सारे रिलीजियस के कानून हैं जो सबके अलग अलग हैं। तो उसके चलते किस तरह का कॉमन सिविल बनाना चाहते हैं? ये केवल एक भ्रम है। अब जरा कॉमन सिविल कोड को समझिए, जिस पर यह सियासी घमासान मचा हुआ है। इस समान नागरिक संहिता का मकसद सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होना है। शादी, तलाक, जमीन जायदाद के मामलों में एक कानून लागू होगा। संविधान के आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता का जिक्र है। 1985 में शाहबानो केस के बाद यूसीसी ने जोर पकड़ा था। 2019-20 से यूसीसी की मांग तेज हुई, लेकिन ये तय है कि 2023 के चुनाव तक प्रदेश का सियासी माहौल यूं ही गर्माता रहेगा। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है एक विधान और सब समान। तो समान नागरिक संहिता एक ऐसा कानून, जैसा आपने इस पैकेज में देखा कि आर्टिकल 44 के तहत ये कहा गया है कि देश के राज्य जो है स्टेट, देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून सुनिश्चित करेगी। और समान नागरिक संहिता को अगर सरल शब्दों में समझें तो विवाह, तलाक, विरासत, ज़मीन जायदाद, गोद लेना, इन तमाम मुद्दों को लेकर एक कानून जो समान रूप से सभी पर लागू होगा। अभी देश में अगर आप देखें तो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम की अगर हम बात करें तो उनके लिए नियम कानून, ख़ासतौर से जिन 3-4 मुद्दों का हमने जिक्र किया कि विवाह, तलाक, गोद लेना, विरासत, इसके कानून इनके लिए भिन्न हैं। जबकि सिख, जैनिज़्म, हिंदुइज़्म, इन सब के लिए इंडिविजुअल कानून जो हैं, व्यक्तिगत कानून हैं। तो इसमें एक रूपता लाने की बात हमारे संविधान में भी कही गई है और भारतीय जनता पार्टी इसकी वकालत बहुत आरंभ से करती रही है कि पूरे देश के नागरिकों के लिए एक कानून होना चाहिए। जाहिर है एक डिबेटेबल इशू एक ऐसी सोसाइटी में ये हो ही जाता है जहाँ अलग अलग जाति, वर्ग, समुदाय के लोग रहते हैं, भाषा बोलियों के लोग रहते हैं। तो वहाँ ये विषय, और यही वजह है कि बीजेपी के पहले की जो राजनीतिक पार्टियां नहीं हैं, मुख्य तौर पर कांग्रेस,
उन्होंने आर्टिकल 44 में वर्णित होने के बाद भी इस विषय को इस जोखिम के चलते शायद नहीं छुआ कि ये कुछ वर्ग या समुदाय की भावनाओं को कहीं आहत करने वाला न साबित हो। लेकिन ये एक परसेप्शन हो सकता है, और जब अनुच्छेद 44 में कहा ही गया है कि पूरे देश के लिए एक कानून होना ही चाहिए, सुनिश्चित किया जाना चाहिए, तो निश्चित तौर पर, लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिन पर विचार विमर्श, एक राय बनाना, राजनीतिक दल जो देश के प्रमुख हैं उनके साथ बैठना और कोशिश ये करना कि सब अपनी सहमति से सामने आए, ऐसे भी प्रयासों की बात इसके पहले होती रही। लेकिन शिवराज जी का विधानसभा चुनाव के पहले ये कहना और मध्य प्रदेश में इसके लिए कमेटी बनाने की बात करके वो देश के उन चुनिंदा राज्यों की श्रेणी में, जहाँ तक मेरी जानकारी है, वो खड़े हो गए हैं जिन्होंने इस तरह की बात की है कि हम विलिंगली इसको ऑप्ट करने के लिए तैयार हैं, मन से, इच्छा से, और इसके लिए हम एक कमेटी भी बना रहे हैं। जाहिर है इसके पीछे पार्टी का एजेंडा, उसकी सोच तो है ही, लेकिन उसके साथ ही वो सोच भी है जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन समूह को कहीं ना कहीं न सिर्फ एक संतोष का भाव उनके मन में उत्पन्न करती है, बल्कि ये भी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने एजेंडा में लिस्टेड उसके विषय हैं उनको लेकर वो बहुत मजबूती से आगे बढ़ती है, और इसका फ़ायदा चुनावी राजनीति में निश्चित तौर पर मिल भी सकता है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। आज इसी पर बात करेंगे। जो मेहमान हमारे बीच में हैं उनसे मिल लीजिए। मेरे साथ भोपाल स्टूडियो में हैं अजय सिंह यादव जी, नमस्कार, जो कांग्रेस की नुमाइंदगी करेंगे, उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस के मीडिया विभाग के। पंकज चतुर्वेदी जी उनके काउंटर पार्ट हैं, जो बीजेपी के सीनियर लीडर, मोटिवेशनल स्पीकर, लेखक, तमाम दायित्वों के साथ आगे बढ़ते हैं। चैतन्य भट्ट जी वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, जबलपुर से साथ रहेंगे। उसके पहले वो 3 सवाल जिनके इर्द गिर्द हम इस बातचीत को केंद्रित रखेंगे। सवाल नंबर 1, क्या कॉमन सिविल कोड लागू करना बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है? सवाल नंबर 2, क्या बीजेपी राष्ट्रवाद के एजेंडे पर ही फोकस कर रही है? सवाल नंबर 3, क्या कांग्रेस यूसीसी को लेकर असमंजस में है, इसलिए खुलकर विरोध नहीं कर पा रही है? तो चलिए, ये वो सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द ये बातचीत रहेगी। तो सीधे मेहमानों की तरफ रुख करते हैं, और सबसे पहली प्रतिक्रिया मैं कांग्रेस से ही लूँगा। अजय सिंह जी, किस तरह से देखते हैं आप समान नागरिक संहिता को, और इसका स्वागत करते हैं या इसके साथ कुछ समालोचनात्मक सुझाव हैं आपके, या इसका विरोध करते हैं? देखिए शरद जी, ये बेहद गंभीर और महत्वपूर्ण विषय है समान नागरिक संहिता का, जो देश में समय समय पर राजनीतिक मंचों पे जिस मुद्दे पे चर्चा होती रही है। आज मध्य प्रदेश के पटल पर ये मुद्दा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने उठाया है, तो ये तो मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट करना चाहिए कि संविधान संशोधन से संबंधित मामला जो पूरी तरह केंद्र सरकार के अधीन है, और केंद्र में अभी इस तरह की कहीं कोई चर्चा नहीं चल रही है कि समान नागरिक संहिता के लिए कोई आयोग बनाया गया हो, कोई कमेटी बनाई गई हो, या आने वाले पार्लियामेंट के सत्र में इसको लाने वाले हैं, उसके बाद मध्य प्रदेश में इस विषय की चर्चा होना, ये तो भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि इनका क्या राजनीतिक एजेंडा है। क्या मध्य प्रदेश के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस मुद्दे को लाया गया है, या फिर मोदी जी जैसे जैसे 75 साल के पास पहुंच रहे हैं तो शिवराज जी कहीं ना कहीं उनका विकल्प बनने के लिए एक क्रांतिकारी कदम उठाने की तरफ बढ़ने जैसी बात कर रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए। देखिए, जिस तरह से समान नागरिक संहिता का मामला है, जब सरकार इस मामले में गंभीर होगी और सरकार इस मामले में गंभीर कदम उठाने की तरफ बढ़ेगी, तो कांग्रेस पार्टी जनहित में अपना मत रखेगी। यह मत तभी रखा जा सकता है जब सरकार बताए कि उन्होंने क्या कॉन्क्रीट तैयारी करी है, किस दिशा में क्या करने वाले हैं, किस तरह से रोडमैप बनाया है। जब तक इस तरह का कोई रोडमैप नहीं है, राजनीतिक स्टंट से ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश के हाल बेहाल हैं। महिला अत्याचार, बेरोजगारी, महंगाई, ऐसे मुद्दे जिन पर सरकार नाकामयाब हुई है, तो ऐसे मुद्दों पर चर्चा कर रही है जो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। ये राजनीतिक एजेंडे से ज़्यादा कुछ नहीं है। चैतन्य जी, मैं आपकी प्रतिक्रिया लेकर फिर मुकम्मल तौर पर बीजेपी की तरफ से पंकज जी का रुख करूंगा। आप कांग्रेस की तरफ से अजय सिंह जी ने जो बातें की हैं कि ये हालांकि ऐसा मानने वालों की कमी नहीं है, समीक्षकों की, कि
2024 के चुनाव के पहले विधिवत इसकी घोषणा हो सकती है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तैयारी इसकी शुरू है और कुछ दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी अपने वक्तव्य में, जहाँ तक मुझे ध्यान आता है मैंने पढ़ा था, उन्होंने भी कहा था कि हम इसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं, विचार करके इस पर गंभीरता से अमल की दिशा में हम बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर ये लिस्टेड है और ये सामने आएगी बात। लेकिन अजय सिंह जी जो कह रहे हैं कांग्रेस की तरफ से कि जब तक विधिवत घोषणा नहीं होगी हमारी ऑफिशियल प्रतिक्रिया नहीं होगी, आप क्या इसे कांग्रेस की दुविधा के तौर पर देखते हैं या उसकी स्ट्रैटेजी मानते हैं कि उसे ये आशंका है कि अभी अगर इस पर प्रतिक्रिया पॉजिटिव नेगेटिव दी तो इसका भी फायदा बीजेपी को हो सकता है? जी देखिए शरद जी, कांग्रेस का अपना क्या सोचना है ये तो कांग्रेस वाला ही ज़्यादा बेहतर बता सकता है। लेकिन जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, भारत एक बहुत विविधता वाला देश, यहाँ 50 तरह की जातियाँ हैं, 50 तरह के धर्म हैं, 50 तरह की चीज़ें हैं। उनमें अगर आप इस तरह का कोई कॉमन सिविल कोड लाते हैं तो उसको लाना बहुत कठिन काम होगा। ये बात सही है कि जनसंघ जो अब बीजेपी बन गई है, उनके 3 प्रमुख मुद्दे थे। एक तो राम मंदिर का मुद्दा था, धारा 370 का मुद्दा था और तीसरा यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा। 2 मुद्दे हल हो चुके हैं, एक सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हल हो गया है और 370 का चूंकि एक स्टेट का मामला था इसलिए वो भी हल हो गया। लेकिन ये यूनिफॉर्म सिविल कोड इतना विस्तृत और इतना विशाल मुद्दा है, क्योंकि आप देखिए कि हिंदू धर्म में भी अलग अलग तरह की रीति रिवाज हैं। दक्षिण के हिंदू अलग तरह की रीति रिवाज मानते हैं, उत्तर भारत के अलग मानते हैं, फिर आपके पूर्वोत्तर के लोग अलग तरह की रीति रिवाजों का प्रचलन है उनके यहाँ। तो इन तमाम लोगों को एक सूत्र में बांधना बहुत ही कठिन है। छोटा देश होता, 30, 40, 50 लाख की आबादी वाला देश होता, निश्चित तौर पे उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं जानती। बहुत से देशों में कॉमन सिविल कोड है, जैसे आपका बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, मलेशिया है, आयरलैंड है, ऐसे बहुत से देश हैं जहाँ सिविल कोड लागू है। इवन आप देखिए कि गोवा में भी कॉमन सिविल कोड लागू है, बहुत लंबे समय से लागू है। लेकिन पूरे भारत में इसको आप इस तरह से लागू कर पाना मुझे लगता है कि बहुत ही कठिन काम है। ये बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि सिविल कोड होना चाहिए और संविधान के धारा 44 में भी इस तरह का उल्लेख है कि ये कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। लेकिन फिर अनुच्छेद 25 भी ये कहता है कि हर व्यक्ति को अपना धर्म मानने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता है। तो ये जो रीति रिवाज है ये कहीं ना कहीं धर्म से तो जुड़े हैं। हमारे यहाँ शादी विवाह होती है, उसमें पूरा धार्मिक उत्सव होता है। मुसलमानों का अपने हिसाब से होता है, ईसाइयों का अलग हिसाब से होता है। तो बौद्ध हैं, जैन हैं, सिख हैं, हिंदू हैं, इस तरह की तमाम जातियां हैं जिनके अपने अपने पर्सनल लॉ हैं और उस हिसाब से वो अपनी ज़िंदगी जीते हैं। तो इन तमाम लोगों को एक साथ बांध पाना बहुत ही कठिन काम है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। जहाँ तक कांग्रेस की प्रतिक्रिया की बात है, तो अभी तो घोषणा की है उन्होंने कि मैं एक कमेटी बनाऊंगा। ऐसी घोषणा तो उत्तराखंड में भी की गई है, उत्तर प्रदेश में भी की गई है कि हम इसके लिए एक कमेटी बनाएंगे। लेकिन कमेटी अभी तक बनी नहीं है। मध्य प्रदेश में भी कब कमेटी बनेगी, उसमें कौन से लोग रहेंगे, ये अभी तय हुआ नहीं। इसलिए कांग्रेस भी इन तमाम चीज़ों को देखते हुए अपनी प्रतिक्रिया रोक कर रखी हुई है कि अगर वास्तव में कॉन्क्रीट स्तर पे इस तरह का कोई काम होता है और उसके क्या रिपरकेशन हो सकते हैं, उसके देखते हुए फिर वो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि एक बहुभाषी और बहु विविधता वाली सोसाइटी में ऐसे डिसीजंस लेने के पहले सर्वानुमति और बातचीत ज़रूरी है। लेकिन ये भी हमने देखा है कि अलग अलग धर्मों के अलग अलग कानून होने का फ़ायदा कितना है और उससे चुनौतियां कितनी मिलती हैं, इसको भी मैं नहीं कहूँगा, यहाँ बैठ के कोई जजमेंट पारित नहीं करूँगा। लेकिन सब जानते हैं और रिस्पेक्टिव रिलीजन से जुड़े हुए लोग जानते हैं कि कई बार उनकी सुनवाई देश के कानून के बजाय रिलीजन के कानून के हिसाब से जब हो जाती है तो वो खुद भी बड़ी मुश्किल में पाते हैं, क्योंकि जीवन के जो 4-5 प्रमुख मसले हैं, शादी, तलाक, गोद लेना, संपत्ति, वारिसान हक, ये तमाम वो मसले हैं जो चुनौतियां पैदा कर देते हैं। इसलिए कि वहाँ ये कहा जाता है कि साहब यहाँ ये कानून जो हमारे धर्म सम्मत जो हमारा कानून है, ये हम इसके हिसाब से चलेंगे। और जो सुनाते हैं धर्म सम्मत कानून, उन पर भी कई बार बातें उठती हैं। लेकिन आज ये मौका नहीं है कि उस पर हम कोई टीका टिप्पणी करें।
पंकज जी, आप किस तरह देखते हैं? दोनों तटस्थ प्रेक्षक और कांग्रेस के मित्र, दोनों की बातें आपने सुनी जी। देखिए शरद जी, 2-3 चीज़ें बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं जो इस संवाद से भ्रम उत्पन्न हो रहा है। पहली चीज़ तो ये विशुद्ध रूप से धारा संविधान के आर्टिकल 44 के तहत नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत राज्यों का पूर्ण अधिकार है कि वो कॉमन सिविल कोड का निर्माण कर सकते हैं, ऐसा हमारे संविधान में लिखा है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी अलग अलग अवसरों पर ये उल्लेखित किया है कि राज्यों को अपने अपने स्तर पर कॉमन सिविल कोड बनाने की अनुमति है। ये बात निश्चित है शरद जी कि ये कानून बनेगा तो केंद्र की अनुमति की जो प्रक्रिया है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति की अनुमति, वो प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा जैसा हमारा संविधान है। तो इसलिए इसमें इसकी आवश्यकता नहीं कि भारत सरकार क्या सोच रही है, उसने कुछ किया कि नहीं किया। जहाँ तक मध्य प्रदेश का संदर्भ है शरद जी, उत्तराखंड और गुजरात की बात आई, तो जब यदि गोवा जैसा राज्य लागू कर सकता है, इसका मतलब राज्यों का अधिकार है, तो स्पष्ट है। तो भ्रम दूर होना चाहिए कि राज्यों का अधिकार नहीं है, केंद्र कुछ करेगा तब राज करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, उत्तराखंड का जिक्र किया हमारे संवाद में चर्चा है, तो उत्तराखंड की सरकार ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। उसी ड्राफ्ट को एक मॉडल ड्राफ्ट मानकर मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने प्रक्रिया प्रचलन में कर ली है और समिति का गठन होगा और समिति उन तमाम सारे बिंदुओं पर बातचीत करेगी जो आवश्यक होंगे, जिन पर संवाद होना चाहिए। चेतन जी ने कहा कि हमारे यहाँ बहुत अलग प्रकार का देश है। मैं बहुत आदर करता हूँ चेतन भट्ट जी का, पर चेतन भट्ट जी रीजन, आकार, प्रकार, रंग, रूप, भाषा अलग हो सकती है, पर धर्म चेतन जी भिन्न नहीं है। हिंदू धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब जो हिंदू मैरिज एक्ट है या जो हिंदू कॉमन सिविल कोड कहा जाता है उसके अंतर्गत आते हैं। पारसियों का अलग है, ईसाइयों का अलग है, मुस्लिमों का अलग है, और मोटे तौर पे यही धर्म है जो भारत में विद्यमान है, जिनके अपने अपने सिविल कोड चलते हैं। और आशय शरद जी बहुत स्पष्ट है कि ये 4 चीज़ों को स्पष्ट करेगा: विवाह, तलाक, संतान और संपत्ति। तो जो भारतीय जनता पार्टी का पुराना अभियान था, जिसका आपने भी उल्लेख किया, चेतन जी ने भी कहा कि धारा 370 समाप्त कर दी। जोखिम से शरद जी नहीं डरते, जो समय काल परिस्थिति की आवश्यकता उसकी बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, ट्रिपल तलाक भी खत्म किया और ये प्रक्रिया प्रारंभ है, मध्य प्रदेश में प्रचलन में आ गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि समिति बनेगी, उन सारे आवश्यक बिंदुओं पर विमर्श किया जाएगा। पर अब भारत में शरद जी वो समय आ चुका है कि आप किसी जाति धर्म के हों, आपकी प्राथमिक पहचान भारतीय होना चाहिए। और सारे, जब इंडियन पिनल कोड एक जैसा है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एक जैसा है, तो विवाह, तलाक, संपत्ति और संतान, ये विषय गड़बड़ क्यों? और उसके पीछे उद्देश्य स्पष्ट है शरद जी, जैसे षड्यंत्र का उल्लेख माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया कि आपको यदि संपत्ति हड़पना है तो आप उस वर्ग विशेष की बहन या बेटी से विवाह संबंध स्थापित कर लेते हैं, संपत्ति अर्जित कर लेते हैं, और ऐसे तमाम सारे प्रकरण हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को ये अवसर है, वो इच्छा उनकी, वो मत व्यक्त करें ना करें, पर ये स्पष्ट रूप से देश में व्यापक संवाद है शरद जी। समान नागरिक संहिता, कॉमन सिविल कोड का भारतीय जनता पार्टी ने 2019-20 के जो अपना चुनाव था उसमें भी उल्लेख किया है। तो हम यानी भारतीय जनता पार्टी जैसा कहा, जो कहा सो करते हैं शरद जी, यही भारतीय जनता पार्टी की विशेषता और विशिष्टता है। तो ये कॉमन सिविल कोड की प्रक्रिया मध्य प्रदेश में प्रारंभ है। कांग्रेस को तय करना है कि वो क्या तुष्टीकरण की राजनीति तुष्टीकरण की राजनीति के चलते अभी भी दाएं बाएं चलेगी, स्पष्ट खुलकर बोलेगी। बताइए अजय जी, क्योंकि ये ऐसी घटनाएं देश के अलग अलग हिस्सों में घटी हैं जहां वनवासी समुदाय की महिलाओं के साथ ये बात सामने आई है, इसके दुरुपयोग की, कथित दुरुपयोग की भी खबरें रही हैं कि जहाँ ज़मीन के लिए, ख़ासतौर से खेती की ज़मीन के लिए या अन्य प्रकार के मालिकाना हक के लिए या एक स्टेटस हासिल करने के लिए इस तरह के विवाह भी हुए हैं। तो क्या आप अभी भी इसको लेकर कहीं कुछ रिजर्वेशन है आपके मन में? जी देखिए शरद जी, भारतीय जनता पार्टी के खुद के नेताओं को पता नहीं है कॉमन सिविल कोड क्या है। अभी आप ही की स्टोरी में भाजपा के विधायक जनसंख्या नियंत्रण कानून को कॉमन सिविल कोड से जोड़ रहे थे कि हम दो, हमारे दो, सबके एक जैसा होना चाहिए, जबकि उसका कॉमन सिविल कोड से कोई लेना देना नहीं है। तो जब भाजपा के स्वयं के नेता कंफ्यूज हैं, उस मामले में केवल राजनीति हो रही है। आप कहते हैं मध्य प्रदेश में लागू करेंगे, क्या ऐसा कानून संभव है कि मध्य प्रदेश में कॉमन सिविल कोड, उत्तर प्रदेश में जाके वो उस कानून से बाध्य न रहे, बिहार में वो कानून लागू ना हो और वही नागरिक छत्तीसगढ़ पहुंच जाए तो लागू ना हो? तो ये संभव नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता नॉन प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं। ये जब भी होगा पूरे देश में होगा तभी संभव है।
लेकिन हमारे संवैधानिक ढांचे में ये अधिकार है राज्यों को कि वो केंद्र के किसी उत्तर देना चाहता हूं। मैंने इसीलिए कहा कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। दूसरी बात, केंद्र सरकार ने इस मामले में एक विधि मंत्रालय द्वारा एक कमेटी बनाई थी जस्टिस BS चौहान के नेतृत्व में। उस कमेटी ने 2018 में रिपोर्ट सबमिट करी है कि भारत में अभी सिविल कोड की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार केंद्र में कोई कदम क्यों नहीं उठा रही है? जी क्या कह रहे हैं, फिर मैं मुकम्मल सर मैं निवेदन कर रहा हूं कि उन्होंने बिल्कुल ठीक प्रश्न उठाया अजय जी ने, उसका उत्तर देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश का नागरिक, उसके लिए छत्तीसगढ़ में क्या होगा, बिहार में चला गया तब क्या होगा, कहीं और राज्य में चला क्या होगा। तो इस कानून का जो मूलभूत सिद्धांत सर जी बहुत स्पष्ट है। उदाहरण के लिए मैं मध्य प्रदेश की बात करूं कि यहाँ ये कानून लागू हो गया तो मध्य प्रदेश की भूमि पर जो विवाह संपन्न हुए हैं, भले ही वो किसी भी राज्य के निवासी पर यदि उसका विवाह पंजीयन मध्य प्रदेश की भूमि पर है तो मध्य प्रदेश के यूनिफॉर्म कॉमन सिविल कोड को उसको फॉलो करना पड़ेगा, नंबर 1। और दूसरा, यदि उसकी मूल निवास पैदाइश मध्य प्रदेश की है तो वो दुनिया के किसी को नहीं, देश के किसी को राज्य में चला जाए उसको यूनिफॉर्म कॉमन सिविल कोड फॉलो करना पड़ेगा। बहुत स्पष्ट बिल्कुल नहीं है। पंकज जी बिल्कुल गलत जानकारी दे रहे हैं। अगर मध्य प्रदेश में पैदा हुआ व्यक्ति छत्तीसगढ़ या बिहार में रहने लगेगा तो कानून का पूरा अधिकार बिहार और छत्तीसगढ़ का कानून लागू होगा, मध्य प्रदेश का कानून वहां गवर्न नहीं होगा। ये आप गलत जानकारी दे रहे हैं, ये आप गलत जानकारी दे रहे हैं। पहले कानून तो लाइए, यही मेरा आपसे कहना है कि केंद्र सरकार इस मामले में कोई चर्चा नहीं कर रही है। गोवा के प्रचलित कानून का उल्लेख कर रहे हैं पंकज जी। देखिए मध्य प्रदेश में 18 साल से आपकी सरकार है, कभी कोई ड्राफ्ट, कभी कोई चर्चा, कभी कोई आयोग नहीं बना, केवल राजनीतिक प्रपंच कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कौन सी कमेटी काम कर रही है इस पे अभी तक? तो पहले कमेटी बना लीजिए, कॉन्क्रीट को बनाइए, उसके बाद चर्चा करें तो अच्छा लगेगा। अन्यथा ये सब राजनीतिक प्रपंच से ज्यादा कुछ नहीं है। कंक्लूड करूंगा, एक छोटी टिप्पणी आपकी चैतन्य जी, वक्त कम है मेरे पास। जी 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 नहीं, देखिए जैसा अभी पंकज जी ने भी कहा, निश्चित तौर पर राज्य सरकार को इसका अधिकार है, लेकिन राज्य सरकार से फिर वो मसला केंद्र को में जाएगा। उत्तराखंड का जो मसला है वो अभी केंद्र सरकार में पड़ा हुआ है, उस पर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ। तो अलग अलग राज्यों की तरफ से जो भी चीज़ जाएगी केंद्र सरकार के पास, उसका समग्र रूप से जब अध्ययन करके केंद्र सरकार कोई कानून बनाएगी तो वो अस्तित्व में आ जाएगा। दूसरी बात यह है कि जैसे आदिवासी समुदाय है, आदिवासी समुदाय में बहुत से लोग अपने आप को हिंदू नहीं मानते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक आदेश में कहा है कि वो हिंदू हैं, लेकिन बहुत से कानून जो हिंदू पर्सनल लॉ के हैं वो उन पर लागू नहीं होते, जिसमें एक बहुविवाह भी है। तो बहुत सी ऐसी जातियां हैं जिनके यहाँ अलग अलग तरह की प्रक्रियाएं हैं, अलग अलग तरह के नियम कानून हैं। उन तमाम जो कानून कायदे हैं उनको आप एकत्र करके अगर कॉमन सिविल कोड लाना भी चाहते हैं तो ये निश्चित तौर पे बहुत कठिन काम है, इसमें कोई दो मत नहीं है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी अपने तरफ से प्रयास कर रही है और होना भी चाहिए, एक देश में एक कानून होना चाहिए। लेकिन चूंकि भारत इतना बड़ा देश है और यहाँ बरसों हजारों सालों से अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग भाषा हैं, अलग अलग धर्म हैं, तो उन सबको एक सूत्र में बांधने में निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी को बहुत सोच समझ के इसका मसौदा तैयार करना पड़ेगा और सभी लोगों से इसके बारे में सहमति जब तक नहीं हो पाएगी तब तक मुझे लगता नहीं कि ये मामला सुलझ पाएगा। चलिए, लेकिन इसकी तैयारी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और कानून निश्चित तौर पर, जैसा हम सब सहमत हैं इस बात से कि जब संविधान 44 धारा अनुच्छेद 44 संविधान का अनुच्छेद 44 खुले तौर पर ये कहता है कि स्टेट के माध्यम से देश के सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून होना चाहिए और इसमें किसी का नुकसान नहीं है। अगर ये भ्रम है मन में तो दरअसल माफ़ कीजिएगा, एक सिस्टम जो मोनोपोली का हो जाता है और इस सिस्टम में वो सोसाइटी भी जिम्मेदार नहीं होती, उस सोसाइटी के कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग इस तरह की चीज़ें गढ़ लेते हैं। तो निश्चित तौर पर आपको हाँ ये ज़रूर है कि इस देश में, हमारे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में हर चीज़ वोट की कसौटी पे परखी जाती है। चुनौतियां इसीलिए कई बार पैदा होती हैं कि 370 को हटाना का दावा कांग्रेस भी करती थी, या कांग्रेस भी ये मानती है कि कई चीज़ें इस देश में जो थीं वो रूढ़ चलती रहीं और इनको हटना चाहिए। लेकिन अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण से कांग्रेस कभी पीछे नहीं हटी। लेकिन आप झिझकते हैं कुछ मुद्दों को अपनी राय कहने से, और आप ही नहीं झिझकते हैं, कुछ मुद्दों पर बीजेपी भी आपकी तरह झिझक सकती है। लेकिन आप दोनों को राष्ट्रीय हित से जुड़े मुद्दों पर खुलकर सामने आना होगा, एक दूसरे से बात करनी होगी,
वोट की राजनीति को हटाना होगा और एक साथ कहना होगा कि एक विशाल देश में कई चीज़ें एक जैसी होनी चाहिए। जैसी कि हम बात करते हैं कि आज़ादी के बाद कुछ समय तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते थे। आज ये भी एक डिबेटेबल इशू है, लेकिन इन तमाम मुद्दों पर अगर एक राय बनाई जाए, राजनीति न्यूनतम की जाए, तो हम निश्चित तौर पर और तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया पंकज जी, शुक्रिया अजय जी, धन्यवाद चैतन्य जी। आगे देखिए, छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, हम शर्मिंदा हैं। नमस्कार।